देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, आवाज आ रही है अब? सबको क्लियर है? ये जो घर बैठे इनको भी क्लियर है सबको आवाज? ठीक है, शुरू करें फिर। चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे थे, क्या क्या था डिस्कशन में? अच्छा, C1 C2 C3 थे। अच्छा, और फिर कुछ मेरे वाले सवाल भी थे, है ना? चलो आओ। सबसे पहले आ जाते हैं अपन C1 C2 C3 वाले मैटर पे। चलिए, तो शीट फंक्शन की है नहीं तो नोट्स खुलता है। शीट है फंक्शन की है। तो हमें पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करना है, 3 सवाल थे हमारे। चलो, तो C1 तो हो गया सबका, C2 हो गया, C3 हो गया, C3 का टाउ क्यों? C3 के टाउ में क्यों हो गया? आंसर कैसे क्या निकालने, इसमें क्या आ गया आंसर ऐसा? हाँ, तो तुमने इसको सोल्व कर रहे हैं हम। 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 लेस देन कितना आ गया? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां तक आ गया? -6 से 1, ये आ गया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है? -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो x कहां से कहां तक जाने वाला है? -5 से 1। यही तो हुआ मीनिंग, और क्या हुआ? बस अब यही तो भाई, ये इंटीजर है ना, तो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू लेगा? ये सारी इंटीजर वैल्यू लेगा, यही तो लेगा। और ये लेगा तो ये आंसर आएगा। बीच के एक स्टेप लिखूं कहो तो? भाई बीच के ये -5 होगा, इसका मतलब क्या होगा? -5 से -4, -4 होगा, इसका मतलब -4 से -3, -3 होगा, इसका मतलब -3 से -2, फिर कितना होगा? -2 से -1, यूनियन कितना होगा? -1 से 0, यूनियन 0 से 1। या आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो -5 to 1। चलो ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन वाले क्या क्या पूछना चाहते हैं अलग से? एक ऑनलाइन वाला C2 का थर्ड पे पूछना चाहता है। ये देखो, C2 के थर्ड में क्या है? अरे भाई, ये T² बराबर -T2 था, ये तो क्लास में ही करा था अपन ने। बताओ, ऑनलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले कलाकार हैं। आरव, आयुष पूछ रहा है C2 का 4, बताओ। अरे आयुष, ये C2 के 4 में क्या पूछ रहे हो यार? मतलब एक्चुअली मैं कई बार क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोगों का सम्मान बना रहे। क्या बना रहा है? सम्मान। मतलब अब जैसे मैंने क्लास में ये वाला सवाल कराया और शीट में ये वाला है ना? मैं चाहता तो ये भी करा सकता था, लेकिन ये कराया क्यों? तुम्हारा सम्मान बना रहे। अब मैंने क्लास में ये वाला कराया, शीट में कौन सा है? ये वाला। क्यों? तुम्हारा सम्मान बना रहा है। ये कराया, उसकी जगह यही करा देता,
लेकिन क्यों कराता हूं ये थोड़े से अलग, ताकि तुम्हारा क्या बना रहा है सम्मान, भाई तुम्हें ऐसा लगे घर जाके कि तुमने भी कुछ किया। अब मैं ये बता देता तो तुमने क्या किया, ये बता देता तो तुमने क्या किया, लेकिन ये इसलिए बताता हूं कि भाई तुम घर जाके ऐसा लगे कि हाँ तुमने भी तो कुछ किया। लेकिन कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि मैं तुम्हारा सम्मान बनाए रखूं। अरे ऑनलाइन क्या ऑफलाइन वाले, तुम ऑनलाइन में बैठे हो तो तुम्हें पूछ डालते सारे, तुम कौन से कम कलाकार हो। और क्या, वो तो क्या है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब कलाकार हो तो तुम हो, तो अगर तुम ऑनलाइन में बैठे होते तो तुम ही दो चार के सारे पूछ ले, तुमने कहा सर सारे ही बता दो, कहाँ परेशान हो मैं। चलो खैर, अभी हो गए सारे, है ना, ये सब करे हुए हैं आपने, है ना। अब अपन आते हैं उस पे, अब वो तो सारे मुझे बताने होंगे, और क्या है भाई, जब इसी को दोबारा पूछ रहे हो तो वो तो सारे मुझे ही करने होंगे, बस एक दिन क्वेश्चन लिख के जाऊं और दूसरे दिन सोल्व करूं। चलो तो फिर अभी इन्हीं सवालों को करते हैं, वो तो करना ही है फिर, और क्या है। तो उस पे आते हैं, 3 सवाल लिख के गया था मैं शायद, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ भी था, और 3 सवाल वो भी थे, तो सब भारी भारी मामला था वो तो। चलो खैर, एक तो अपने पास ग्राफ था एक्स स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर वाला, है ना। एक्स स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लूं, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया। अब हॉरिजेंटल लाइनें बना लो इंटीग्रल पॉइंट पे, ये तो 0 है सही, एक लाइन कहां बना लो 1 पे, एक लाइन कहां पे बना लो 2 पे, एक लाइन कहां पे बना लो 3 पे, ऐसे बना सकता हूं ऊपर तक लाइन, है ना। और ये कर्व को जहां पे कट कर रही है वहां पे क्या बनानी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन है। ये कर्व को जहां पे कट कर रही है वहां क्या बनानी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन है। ये पास आती जाएंगी क्योंकि कर्व जो बना है उस हिसाब से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों में ये का ये काम तो करना पड़ेगा, ये काम तो हमें दोनों में करना है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में क्या होगा कि भाई ये जो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो जो 0 से 1 है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करने वाला है 0, तो ये 0 से 1 वाला कितना हो गया 0। जो 1 से 2 है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करने वाला है 1, तो इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा थोड़ा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ है ना 0 से 1, तो दोनों तरफ हो जाएगा। जो 2 से 3 है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करने वाला है 2, ये 2 कर दिया। इस तरह की स्टेप बनती जाएगी, थोड़ा और आगे बन जाएगी, आगे बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। कौन सा ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ नजर आ रहा है वो किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर का बनाना था तो क्या होता, तो ये 0 से 1 वाला तो एज इट इज रहता, ये ग्रीन कलर का कर रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट वाला, 0 से 1 एज इट इज रहता। अब ये जो है ये नीचे शिफ्ट होता, ये ऐसे, ये जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका फ्रैक्शनल पार्ट वाले का, नीचे क्लोज ऊपर ओपन, इस तरह का ग्राफ किसका बन जाता, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वाले का। ऊपर वाले सारे शेप कहां शिफ्ट हो जाते हैं नीचे, तो इस तरह का ग्राफ किसका बन जाता, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबका पीछे तक, ठीक है। ये तो हुई ग्राफ वाली बात। है ना, अब दोनों के आ गए समझ में, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं, ये रफ कर दूं, हटा दो इसको, है ना। अब हम आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल कौन सा दिया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x इक्वल्स टू कितना है -3। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना था। तो अब ये जो क्वांटिटी है ये पॉसिबली तब हो पाए भाई, ये कहां से कहां तक जाता है -1 से 1,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक जाएगा, मतलब अंदर वाला -2 से 2 जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -2, -1, 0, 1 और 2 हो सकता है। तो ये -3 पॉसिबल ही कब होगा, पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल होगा, जब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -2। अब इसके -1 का मतलब sin x कहां से कहां तक गया, -1 से 0। इसको अपने को ग्राफ से देखना होता है ना, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, पढ़ाई थी 11th में, ये क्या बनी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। और इसको ग्राफ से देखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 2 cos x कहां से कहां तक, -2 से -1, तो cos x कहां से कहां तक, -1 से -1/2। इसका सॉल्यूशन भी किससे देखना पड़ेगा, ग्राफ से। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम हमेशा किससे देखते हैं, ग्राफ से। देखो 0 से 2 पाई में बना के देख लो, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये ग्राफ अब इससे ग्राफ बना के देखना किस कैटेगरी में आता है, आसान, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सोल्व करने का मतलब क्या है, यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हमेशा किससे सोल्व करते हैं, ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इस तरह की हमेशा किससे सोल्व करते हैं, ग्राफ से। मतलब ये छोटे छोटे काम हमें आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसका ग्राफ से कैसे देखते हैं, वही sin x का ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये तो हालांकि मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं पर नहीं देख रहा हूं, अपन तो किससे देखेंगे, ग्राफ से। तो ये समझिए कि ये और ये 0 से लेके 2 पाई, हमें क्या चाहिए, -1 से 0। तो ये -1 वाली लाइन, ये 0 वाली लाइन, हमें -1 से 0 चाहिए, तो मतलब ये पूरा हो जाएगा, है ना। और इस पूरे के लिए x कहां से कहां तक जाएगा तुम्हारा, x कहां से कहां तक जाएगा, पाई से 2 पाई। x कहां से कहां तक जाएगा, पाई से 2 पाई। ऐसे इसका भी ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, बिना ग्राफ के नहीं लिखते कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, गलती के चांसेस रहते हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाना है तो cos x का ग्राफ बना लो, है ना। ये cos x का ग्राफ बना लिया अपन ने, कहां तक का बना लिया, वही 2 पाई तक का बना लिया। अब किसका देखना है अपने को, -1 से -1/2। तो ये लाइन समझो वही y बराबर -1, ये लाइन होगी y बराबर -1/2। तो -1 से -1/2 वाला ये वाला सॉल्यूशन हो गया। ये वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है, तो -1/2 किस पे होती है, एक तो पाई -π/3 और एक पाई +π/3। सही लिख रहा हूं ना भाई, ये पाई होगा ना बीच में, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई -π/3 और ये हो जाएगी पाई +π/3। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई आपके कहां से, -1/2 पे, तो ओपन ही रखना है अपने को। तो 2π/3 से 4π/3 ये अपने पास आ गया। और 1 और 2 का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर कहां से कहां तक आ जाएगा, पाई से 4π/3 आ जाएगा, पाई से 4π/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक दूसरा सवाल था अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये था अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इक्वल्स टू कितना है, 5। एक तो ये 1/x थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो हम पहले इसको 1/x को क्या समझ लें, t, है ना, ताकि बार बार अपना देखना, बाद में जब t निकलेगा तो उसका उल्टा करके क्या निकाल लेंगे, 1/x निकाल लेंगे। तो ये हो गया अपने पास 3t, 4t, है ना, इक्वल्स टू 5, ताकि वो बार बार 1/, देखने में थोड़ी सी दिक्कत, तो बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, t आ जाएगा तो फाइनली x आ जाएगा। अब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4t इक्वल्स टू कितना है, 5। ये पहले वाले सवाल का सॉल्यूशन हटा दो बोर्ड पे से, सबने लिख लिया, ये जो घर बैठे उन्होंने भी।
अब इस पे ध्यान से दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t4। अब एक चीज तो मैं ये समझ सकता हूं कि t मेरा 0 है, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, t को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। ये समझ में आती है बात, क्योंकि यहाँ पे 5 है, छोटा होने की तो कोई संभावना नहीं है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है निश्चित तौर पे क्या होने वाले, पॉजिटिव, क्योंकि अगर टी नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव होंगे। दो नेगेटिव का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता, दो नेगेटिव का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता। अच्छा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में क्या ऑप्शन है कि भाई ये क्वांटिटी 0 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, 1 हो जाए, और ये 4 हो जाए, है ना, और ये 0 हो जाए, और ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, नहीं मैंने ऑर्डर ही उल्टा सीधा लिख दिया, दोबारा लिख देता हूं भाई। ये 0 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 0 हो जाए। अब आपकी काबिलियत है कि आप क्या देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि ये दो केस नहीं होंगे, क्योंकि ये 3t और 4t है, तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। एक 3 का मल्टीपल, एक 4 का मल्टीपल ही तो है, तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, पहली बात। तो ये दो नहीं हो सकते, तो ये दो भी नहीं हो सकते। अभी मैं वो बात भी करूंगा कि भाई आप इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं रखते हैं। तो अब हम इन दोनों केस पे आ जाते हैं हम इन दोनों केस पे आ जाते हैं। अब ये 3t और 4t है, t पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं बड़ी और यही छोटी होनी चाहिए। ये छोटी ये बड़ी तो हो नहीं सकती। अब इस 2 और 3 का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t कितना हो गया, इधर इधर लिखता हूं ताकि समझ में। अब ये केस अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t कितना हो गया, 2। तो 3t कहां से कहां तक गया, 2 से 3, तो t कहां से कहां तक गया, 2/3 से 1, इक्वेशन नंबर 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4t कितना हो जाएगा, 3, तो 4t कहां से कहां तक, 3 से 4, तो t कहां से कहां तक, 3/4 से 1, इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन लूं तो t कहां से कहां तक बताओ, 3/4 से 1, और ये t का मतलब क्या है, 1/x, तो 1/x कहां से कहां तक, ये तो x कहां से कहां तक आएगा, 4/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। 4/3 से लेके कहां तक आया, 1। ठीक, केवल आपको कौन सा केस सोल्व करना था, एक। फिर अगर हम बात करें कि कोई कहते उन्होंने कहा सर मैं तो इतना सोच ही नहीं पाता हूं। भाई देखो, सीधी सी गणित ये होती है कि जिसका दिमाग ज्यादा चलता है उसको जीवन में मेहनत कम करनी होती है, और जिसका दिमाग कम काम कर रहा है उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सीधा सा यही हिसाब है। तो अब अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपने आधे केस सारे रिजेक्ट कर दिए, एक केस आपको समझ में आया कि भाई ये डिफरेंस ज्यादा है, बड़े छोटे का हिसाब किताब बिठा के आपने सोल्व कर दिया। टैलेंटेड बच्चा ऐसे ही सोल्व करता है। अब टैलेंटेड नहीं है तो फिर उसके पास ये ऑप्शन है, उसने कहा क्या ऑप्शन है कि सर मुझे तो 0 और 5 भी समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो भाई कोई बात नहीं, अभी तुझे समझ में नहीं आता तो इसको भी सोल्व कर ले। इसको सोल्व करा तो 3t कहां से कहां तक, 0 से 1, तो t कहां से कहां तक, 0 से 1/3। इसको सोल्व करा तो 4t कहां से कहां तक, 5 से 6, t कहां से कहां तक, 5/4 से 3/2। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड 1 इंटरसेक्शन 2, t बिलोंग्स टू कितना, 5। नहीं आया, देखो ना, ये 1/3 रह गया, ये 1/3 से छोटा हो गया, 5/4 से बड़ा हो गया।
यही चीज हम यहाँ पे कह रहे थे कि ये इनके बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 और 40 तो है, अदरवाइज फिर आपको ये करना पड़ेगा। अब इसी बीच एक बढ़िया सवाल आ गया हमारे पास, टी नेगेटिव क्यों नहीं? एक बात है, कोई कमजोर दिल का टीचर बेचारा पढ़ाने आ जाए ना, तो उसको बेचारे को यहीं पे कुछ हो जाए। अब देखो टीचर क्या समझा रहा है, देखो बेटा ये तुम ये भी ऑब्जर्व कर लो, बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये भी ऑब्जर्व कर लो कि होगा। और वो बच्चा कह रहा, उनने कहा सर ये सब छोड़ो, आप तो ये बता दो नेगेटिव क्यों नहीं होगा। अरे बेटा, दो क्वांटिटी का सम पॉजिटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? दो नेगेटिव क्वांटिटी जुड़ के कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। डिमोटिवेट कर देते, मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट कर पाऊं नहीं कर पाऊं ये तो नहीं बता। लेकिन ऐसा लगता है कहीं मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं। मतलब मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहां कि देखो ये ऑब्जर्व कर लो, वो ऑब्जर्व कर लो, और तुम कहते हो नहीं सर, आप तो यही अटके हो, ये बता दो कि निगेटिव कैसे होगा। माल है। नहीं, ये बात सच है कि सिलेक्शन के सिर्फ क्या आना चाहिए, आसान। तो मैंने तो पहले भी कहा था ये सवाल वो नहीं है जो हमारे सिलेक्शन को इफेक्ट करे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम आते हैं थर्ड सवाल पे। ये हुआ कि नींद आ गई। थर्ड वाले का आंसर बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे उसमें। हालांकि देखो सोचने का कोई वो नहीं होता है, हम चाहते तो ये जो भी हमने सवाल किए ना, इसमें टी को थोड़ा और किसी तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते थे, है ना। जैसे और एक थॉट लेते हैं, जैसे मान लो ये अगर लिखा हुआ है और मैं कहीं ना कहीं ये निकालना चाह रहा हूं कि भाई टी क्या हो सकता है, तो एक अप्रोक्सीमेट रेंज में टी की ऐसे भी देख सकता हूं। टी के बारे में ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट 3t। इसको क्या लिख सकता हूं, 4t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 4t। तो ये कहीं ना कहीं हो गया मेरे पास 7t माइनस 5 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट 3t प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 4t। अब ये जो क्वांटिटी है ये तय है 0 से 2 के बीच में होगी, क्योंकि दो फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 से 2। इसका मतलब ये जो 70 माइनस 5 है ये कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 से 2, 5 ऐड कर दो इसमें से मैं, तो कितना हो जाएगा 7। तो t कहां से कहां तक आ जाएगा, 5/7 से 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर t 5/7 से 1 है तो 3t कितना होगा, 4t कितना होगा, 3t कहां से कहां तक जाएगा, कितना 15/7 से लेके 3, और 4t कहां से कहां तक जाएगा, 20/7 से लेके 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t क्या हो सकता है, 15/7 मतलब कितना हुआ, 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ से 3 के बीच की क्वांटिटी है, केवल एक वैल्यू लेगा 2, खत्म।
अगर ये 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 40 कितना होगा 3। एक ही केस बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा, एक ही केस बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा। इसने डिसाइड कर दिया ना सारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t केवल एक वैल्यू लेगा, कौन सा 2। पसंद आया ये? कौन सा ज्यादा ठीक लगा, पहले वाला कि ये? पहले वाला ज्यादा बढ़िया लगा। उससे ज्यादा ठीक पहले वाला भी है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह, देखो सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है ना, कि मतलब हम सोचने लगे तो हम कहां तक जाके सोच सकते हैं। देखो वो एक अलग प्रोसेस था जिससे हमने सोचा, और ये एक अलग प्रोसेस है हमने सीखा। इससे हमारे पास मतलब वहां तो क्या है, हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन ली थी कि ये केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा। यहाँ हमने कैलकुलेट करा बिल्कुल एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट कैलकुलेट करके हमने ये डिसाइड कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t सिर्फ क्या हो सकता है 2, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां उस बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी जो ये पूछ रहा था कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। अरे उसकी भी तो सुननी पड़ेगी ना, मान लो इतना नहीं सोच पाया वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर ऐसे कर, हाँ वो अलग बात है कि वो बच्चा ये भी नहीं सोच पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इस मेथड से हम ये ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि हम एग्जैक्ट उस चीज पे पहुंच गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t कितना होगा। ठीक, अब चलो अगले सवाल पे आते हैं। इसके बाद एक और सवाल था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कौन सा वाला लिखा है तो मैंने, अच्छा वो वाला था ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। चलो उस पे भी आते हैं, वो क्या कहता है। इसके बाद हमारा एक सवाल था, हमारा सवाल था ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x प्लस 5/6 इक्वल्स टू कितना है 3x माइनस 1/2। नहीं नहीं देखो, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, बच्चा सीरियस हो गया वो जिसने नेगेटिव नहीं सोचा था। सर पहले वाला बहुत अच्छे से समझ आ गया था, बस टी को नेगेटिव नहीं सोच पाए। नहीं नहीं सुनिए, देखो एक्चुअली मैं ये सब इसलिए नहीं सिखाता, मैं एक्चुअली इसको सिखाने का ये होता है कि देखो हम कॉन्सेप्ट तो सीख ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें आईआईटी निकालनी है ना, तो मतलब एक दिमाग वो होना चाहिए कि हर तरह से हमारी सोचने की ऑब्जर्वेशन बननी चाहिए, तभी जाके होता है। हालांकि हमें कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या आने चाहिए आसान, उसके बाद फिर हमें क्या आना चाहिए जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ वो नहीं कहते, जैसे कृष्ण भगवान ने उसमें नहीं कहा था गीता में कि भाई कोई युद्ध जीतना है आपको तो आपको हर चीज अपनानी पड़ती है, शाम दाम दंड भेद। भाई कृष्ण भगवान ने महाभारत सिर्फ नियमों से थोड़ी ना जिताई थी, नियमों के अलावा भी थॉट कि ये जुगाड़ वो जुगाड़, कहीं ने बहुत सारे जुगाड़ लगा लोगों के क्या करी थी, जीत दिलवाई थी। सेम अपने यहाँ होता है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे भी रह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए जोड़ तोड़, कि यार ये है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूं और ऐसे कन्वर्ट कर लूं, ये देख लूं, इससे रेंज देख लूं, उससे रेंज देख लूं, वो आना चाहिए। हालांकि जोड़ तोड़ की जरूरत हमें पड़ती है कि हम 2000 से भी और अच्छे रेंज की बात करें तो,
मैं फिर इस बात पे जोड़ रहा हूं कि ये जोड़ तोड़ तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जिसको 100 में या 500 में रैंक की बात कर रहे हैं, तो जोड़ तोड़ की जरूरत है। बाकी अपनी 2000 रैंक तो किससे आ जाएगी, सिर्फ आसान से, उसमें कोई जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं होती है। 2000 के आसपास एडवांस में रैंक तो उसकी आ जाती है जिसको ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उसकी 2000 में रैंक बड़े आराम से आ जाती है। ये जोड़ तोड़ तो उनको आना चाहिए कि जिनको किस में लानी है, 100 में रैंक लानी। अभी ये जो हम सवाल करके निपटे हैं वो उसी के लिए था। वो सवाल अगर नहीं हुआ अपने से तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो उनसे भी नहीं होता जिनकी टॉप 100 में रैंक आती है, उनको भी इसमें टाइम लग जाता है सोल्व करने में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा थी ना। और अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये तो उससे और गंदा सवाल है ना। लेकिन ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम ये सोचे कि अच्छा सोचने में हम कहां तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं सोच पा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। और आसान का मतलब अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1, जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर उसका क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 भी तुमने अच्छे से कर ली तो इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा, तो कोई सेहत पे फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसकी मैं गारंटी ले सकता हूं कि अपन ने क्लास नोट्स कर लिए और एक्सरसाइज 1 कर लिए, 2-4 बार रिवीजन कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। मेन से पहले इससे कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा मैं इसका मतलब कतई ये नहीं कि मैं 2 नहीं कराने वाला हूं या 3 नहीं कराने वाला हूं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अभी करने को अपन ये सवाल भी कर ही रहे हैं, मैं करा ही रहा हूं। अब वो ठीक है कि समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं फिर बात ये कर रहा हूं कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। कोई टिपिकल आने की जरूरत नहीं होती है। ये तो बस ठीक है, ऐसे ही करते रहते हैं अपन, नहीं तो फिर 1.5 घंटा कैसे निकले अपना, है ना। अब इस सवाल पे आ जाते हैं तो भाई टाइम कैसे निकलेगा, मान लो बताओ। टाइम कैसे, टाइम में तो निकालना होता है। अब मान लो वो होमवर्क तो अपना 5 मिनट में खत्म हो गया, 1.5 घंटे में नहीं तो वाकई में 1.5 घंटे पढ़ा भी नहीं जाता। पढ़ना के लिए तो मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास बहुत होती है। वैसे तो डिस्कशन आधा घंटा भी नहीं लगा, डिस्कशन होना चाहिए 10 मिनट या 15 मिनट। वो देखो, अगर जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम अच्छे से सीखें और करें तो अगले दिन डिस्कशन में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ईमानदारी वाली बात तो ये है। फिर वो अलग बात है कि तुम्हें खुश रखना है तो हम आधा घंटे भी डिस्कस कर लें और 45 भी डिस्कस कर लें और 1 घंटे भी डिस्कस कर लें। लेकिन ये बात तय मान के चलो कि क्लास में डिस्कशन में जितना ज्यादा टाइम जाएगा उसका नुकसान कहीं ना कहीं बच्चे को होता है। सवाल डिस्कस कर लें अपन ये है ना, सवाल डिस्कस कर ले, 2-4 का दिमाग खराब हो जाएगा, उन्हें का पता नहीं कब क्या कह देते हैं, समझ में ही नहीं आता, है ना। तो इसलिए एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, उसका मैं कारण बताता हूं क्यों होता है ऐसा। क्योंकि अगर व्यक्ति डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा ना, तो ये मान के चलो कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं थ्योरी को उठाना पड़ता है। उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है, थ्योरी को। और क्लास नोट्स की कॉपी में थ्योरी जितनी बढ़िया होगी ना, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। क्योंकि जब अंत समय आता है, अंत समय से मतलब पेपर वाला समय जब आता है, तो आदमी सिर्फ क्या रिवाइज कर पाता है, क्लास नोट्स। सिर्फ क्या रिवाइज कर पाता है, क्लास नोट्स। और अगर क्लास नोट्स में हर तरह के पैटर्न का सवाल है ना, तो आखिरी टाइम पे वही रिवाइज होगा। आखिरी टाइम पे क्या रिवाइज होगा, वही रिवाइज होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्लास नोट्स। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्लास नोट। हालांकि
टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पुचकार के डिस्कशन कराना। बच्चे का क्या नेचर होता है? बच्चे का नेचर ये होता है, उन्होंने कहा मैंने सवाल पूछा और सर ने बता दिया ना, बस ठीक है। और बच्चे ने सवाल पूछ लिया और सर ने नहीं बताया, बेकार। बस सीधा सा हिसाब होता है। उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्लास नोट्स कितने बढ़िया हैं क्या है, नहीं। मैंने सवाल पूछा, सर ने नहीं बताया ना, बस मेरे लिए बेकार। मैंने 1 घंटा खराब किया, इनको सवाल ही नहीं बताया जा रहा, 2 मिनट लग रहे थे बताने में, क्या जा रहा था बता देते। अब उसको कौन समझाए कि भैया तेने 1 घंटा क्यों खराब किया? क्लास नोट्स रिवाइज कर लेता, सवाल तो 5 मिनट में हो रहा था। अरे भाई क्लास नोट्स रिवाइज कर लेता, सवाल तो 5 मिनट में। अब चलो इस सवाल पे आ जाते हैं हम। ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x + 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये और ये। देखने से समझ में नहीं आ रहा कहीं से भी क्या शुरुआत करें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसमें इसको t ले लेता हूं। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या ले लेते हैं, t। फिर उसके बाद देखें भाई, अब ये तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो एक को t लूं, देखा नहीं दूसरा कुछ कन्वर्ट हो जाए तो फिर कुछ बात बने। तो ये t हो गया, तो x कितना हो गया बेटा? x हो गया 3t - 1/2। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर t। इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी? 3t - 1/2 + 5/6। और इसकी वैल्यू यहां भी डाल दो, 3t - 1/2 - 1/2। तो ये तो बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर t। इसको देख लो क्या बन गया, ये 60t। और अंदर जाएगा तो कितना होगा? 2 माइनस का प्लस का 5 3, नीचे 6, तो कितना बचा? हाफ। इक्वल्स टू इधर कितना आ गया? 90 - 3 - 2/4। हो गया। ये तो वो बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2t, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2t। और ये कितना बन गया? 90/4 - 5/4। लेकिन अभी भी समस्या है, एक 2t और एक t है, एक 2t है और एक t है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे कर लूं, इसको 2t 9/8 लिख दूं। अब 2t समझ लो मेरा है i + f। 2t मेरा कितना है? i + f। तो ये तो हो गया बेटा i, और ये 9/8 कितना हो गया? i + f इक्वल माइनस कितना हो गया? 5/4। तो f को इन टर्म्स ऑफ i निकाल लूंगा। निकालो, कुछ तुम्हारा भी योगदान ले लें। f को इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? i। लिखो फटाफट और निकालो f को इन टर्म्स ऑफ i। एक बच्चा पूछा सर 2t कैसे हो गया? वो कौन सा बेटा, कौन सा 2t? अच्छा ये दोनों 2t। अरे कल ही तो रिजल्ट लिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर t + ग्रेटेस्ट इंटीजर t + 2t। कल वो 2 रिजल्ट लिखाए थे लंबे लंबे से, बस वहीं से हो गया 2t। इसके बाद एक लिख रहा है बच्चा, सर समझ नहीं आया। अगर बेटा ये सवाल समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी तरह के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया है, कैरियर तुम्हारा बहुत अप है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाई जो भी करना है तू कर लेना, अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा जो घर बैठा है उसको, और तू कह रहा है इसमें ये कर दें वो कर दें, है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के सवाल समझ में आ जाते हैं ना, तो कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि इस तरह के सवाल समझ में आ जाते हैं तो बच्चा फिर इस तरह के गंदे सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और पेपर में टाइम खराब हो जाता है, और समझ में नहीं आएगा तो अटेम्प्ट नहीं करेगा, आसान आसान सवाल करेगा और बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। चलो तो एफ कितना आ गया? बोलो जल्दी से, एफ कितना आया?
10 माइनस 9 आई, तुम तो एलसीएम लेके बता दो 10 माइनस कितना आ रहा है, 10 माइनस आई बाय 9, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो आई क्या क्या हो सकता है, आई 0 हो सकता है, नहीं 1 हो सकता है, हाँ नहीं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना हो सकता है 10 हो सकता है, बिल्कुल। कितनी वैल्यू आ गई ये 9, 9 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो पूछा है, तो जितनी आई की वैल्यू उतनी एफ की वैल्यू और उतनी क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे बेटा इसके 9, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे 9, हो गया। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 9 आ गए सबके। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से लिख लें अगर किसी को लिखना है तो, फिर इसको रफ करके आगे बढ़ेंगे। टफ सवाल था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इस तरह के सवाल इसलिए कराए जाते हैं कि भाई हम ये सोचे कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में। अच्छा आप समझो, अगर इस सवाल में वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन पूछ लेता ना तो पूरा दिन भर इसी में लग जाता। इसलिए क्या पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सोचो अगर सॉल्यूशन पूछता तो पहले ये आई आया, एफ आता, आई एफ से टी आता, टी से फिर क्या आता एक्स आता, है ना। तो इसीलिए सवाल क्या पूछ लिया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई आई निकल जाए और उसी से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए और काम हो जाए। तो इसलिए सॉल्यूशन ही पूछ के छोड़ दिया उसने। अब हटा दो इसको बोर्ड पे से। चलो एक सवाल और लिख लें, एक सवाल और लिख लें जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ solution of equation, find number of solution of equation a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा मैं इस पे हिंट देता हूं, बिल्कुल 100% ग्राफ बनेगा, ग्राफ से सवाल सोल्व होगा। और ग्राफ जिस चीज का बनेगा वो होगा, एक तरफ तो ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x और एक तरफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात को समझें, ये ग्राफ बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये ग्राफ बनाना हम जानते हैं? जानते हैं, करवाया देखो। हाँ देखो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये सवाल हम इसका ग्राफ हमने नहीं सीखा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है सवाल को पहचानना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है सवाल को पहचानना, है ना। सवाल पहचानेंगे तो सोल्व होगा। मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो ये है, मैंने जो तुम्हें सिखाया है, हम जो अभी सीख के निपटे हैं वो है एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स। हम ये बनाना सीखें, किससे? y बराबर एफ एक्स से हम ये बनाना सीखें, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। ये जो क्वेश्चन में नजर आ रहा है वो क्या चीज है? एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। और हमने जो अभी तक सीखा है वो क्या है? ये, ठीक है। क्वेश्चन में अंतर हम समझ रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम ये भी सीख गए
तो उपलब्धि है। अगर हम ये भी सीख गए तो उपलब्धि है। लेकिन मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा ये, मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा ये। और अगर हम ये भी सीख गए तो उपलब्धि है। एक उपलब्धि तो तुमने हासिल कर ली कि तुम्हें पता लग गया है कि ये एक अलग चीज है और जो तुम पढ़ के निपटे हो वो अलग चीज है ना। ये तो मुझे आज बताना था इसलिए, नहीं तो मैं अगर कल कॉपी चेक करता तो पता लगता है कि इसकी जगह ग्राफ इसी का बन के आ रहा है। सच, अच्छा मजाक नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। कई बार ऐसे हमारा भी मूड होता है मजाक करने का, तो हम क्या करते हैं सवाल दे जाते हैं ये, और दूसरे दिन बच्चे सब कॉपी में छाप लाते हैं। उनने कहा हो गया, हाँ सर। और ग्राफ किसका बन के आता है? ग्राफ बन के आता है इसका, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकल के आ जाते हैं। तो तुम खुश नसीब हो कि तुमने क्या सीख लिया कि ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। अब इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे वो अपन कब सीखेंगे? कल। हालांकि तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलो अब इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें। हाँ, एक बच्चा कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये? हाँ देखो, अब एक बच्चा थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गया है और उसने बहुत सारा कुछ लिख दिया है और बहुत सारी बार लिख दिया है ना। और इस बच्चे ने बहुत सारी बार लिख दिया है और इसने लिखा है बहुत सारी बार, धनाधन लिखे जा रहा है और ये बार बार लिखे जा रहा है मैक्स इज बोरिंग, मैक्स इज बोरिंग, मैक्स इज बोरिंग। बेटा मैंने पढ़ लिया, इतनी बार लिख के अपना अनमोल समय को खराब मत करो राजा, मैंने पढ़ लिया है ना। अब मत लिखो इतनी बार, है ना। मैंने पढ़ लिया है, अब मत लिखो, है ना। अब मत परेशान हो, मैंने पढ़ लिया। क्या कह रहा है ये? नहीं नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, अब पता नहीं इसको बोरिंग क्यों लग रहा है। अच्छा माई कौन हो तो बताओ बेटा, बोरिंग क्यों लग रहा है मैक्स तुम्हें? यार ये कमाल है, अब लिख रहा है मैक्स इज इंटरेस्टिंग। यार ये क्या है यार, पहले ये लिख रहा था धनाधन धनाधन, मैक्स इज बोरिंग, मैक्स इज बोरिंग, और वही बच्चा अब लिख रहा है मैक्स इज इंटरेस्टिंग। अब क्या बताना, चलो खैर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब लोग भी फेमस होने के लिए क्या क्या करने लग जाते हैं, माल माल करते हैं यार, माल है। टैलेंटेड बच्चे हैं इस बेच के। नहीं यार, नहीं नहीं कोई, अरे दो वो कोई भी अपन कोई टेस्ट में टेंशन लेते, बच्चे हैं लिख देते हैं। अब बच्चे, अभी मेरा बेटा है कितने साल का, 5.5 साल का है। तो अब वो क्या करता है कि रोज ये पूछता है कि पापा आपके जितना बड़ा कब होऊंगा, है ना। तो कभी मुझे धक्का देता है, अब वो धक्का देता है तो उसका मन रखने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ता है। तो वो कहता है कि देखो पापा ताकत तो आ रही है, पापा ताकत तो आ रही है ना। तो क्या करें, उसकी माननी पड़ती है वो। अब वही स्थिति, अब ऐसे बच्चे हैं, उसने लिख दिया तो लिख दिया सर मैक्स इज बोरिंग, क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ कि यार बोरिंग तो नहीं लगे यार। वैसे तुम्हें मेरे ख्याल से बोरिंग तो नहीं लगती होगी यार, मतलब मेरे ख्याल से तो मैं 1.5 घंटे 1.25 घंटे पढ़ाता हूँ, उस टाइम आधी क्लास तो हंसने हंसाने में निकल जाती है। हाँ ये बात भी सही है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और एक कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था कौन सा, स्पेशल फंक्शन।
अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे थे क्या, स्पेशल फंक्शन, और स्पेशल फंक्शन में हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और स्पेशल फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, हाँ वही, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम एक्स क्या होता है देख लें। सिग्नम एक्स क्या कहता है, ये भी बहुत बढ़िया फंक्शन है। ये कहता है कि अगर इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये 1 होगा, अगर इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये 1 होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, और अगर नेगेटिव है तो -1 होगा। एक तो तुमने मोड देखा था, रखता था, नेगेटिव को पॉजिटिव रखता था और 0 को 0 रखता था। ये उनसे अपडेटेड है थोड़े से। पॉजिटिव को 1, नेगेटिव -1, और 0 को क्या रखता है, 0। ग्राफ अगर इसका देखें थोड़ा सा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा इसका, कि 0 से बड़े के लिए हमेशा एक लाइन बनेगी, कौन सी, y बराबर 1। एग्जैक्ट 0 के लिए क्या बनेगा, 0, और 0 से छोटे के लिए एक लाइन बनेगी y बराबर -1। 0 से छोटे के लिए एक लाइन बनेगी y इक्वल्स टू -1। थोड़ी सी और इसके बारे में बात करें कि सिग्नम के अंदर जाएगा 50, निकलेगा कितना, 1। सिग्नम सिग्नम के अंदर जाएगा कितना, माइनस का 100, लेकिन निकलेगा कितना, -1। सिग्नम के अंदर जाएगा माइनस का 0.001, तो भी निकलेगा कितना, -1। निकलेगा कितना, -1। और 0 को हमेशा कितना रखने वाला है, 0। 0 को कितना रखने वाला है, 0। अच्छा चलो बताओ, सिग्नम e की पावर x, व्हाट इज सिग्नम e की पावर x, 1। इट इज कांस्टेंट 1, क्योंकि e की पावर x हमेशा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट को सिग्नम कितना कटता जाएगा, 1। एक और इंटरेस्टिंग बात सिग्नम के बारे में जो हमें पता नहीं चाहिए, सिग्नम ऑफ सिग्नम x कितना, नहीं, अरे बेटा प्रभु है तो सब, सिग्नम x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x, सिग्नम ऑफ सिग्नम x, सिग्नम x। बस, तो मतलब कितनी भी बार लिखो सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम x, इट मींस सिग्नम x। प्रभु है ना, तो इनमें कोई थोड़ी ना होता है 2 बार नाम लो, 3 बार नाम लो, 4 बार नाम लो, तो वही रहना है, सिग्नम x। लिखें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन लिखें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये लिख लिया बोर्ड पे से, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन में लिख रहा हूं जो हमें सोल्व करनी है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट लिखें सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 1। सेकेंड सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू -1। थर्ड लिखें सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू -2। एंड फोर्थ लिखें सिग्नम x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x। सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये कह रहा है कि सिग्नम की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमें समझ जाना है तुरंत कि भाई ये 1 तो तभी हो सकता है जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव। x -1 x -2 क्या हो, पॉजिटिव। तो x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इंफाइनाइट से 1 यूनियन 2 टू इंफाइनाइट। अब देखो हम तुम्हें कितना भी सिखा दें, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये इनइक्वालिटी सोल्व करने में भी दिक्कत रहती होगी। हालांकि हमने पूरे इनइक्वालिटी पे दुनिया जहान के सवाल करा दिए होंगे, देखा नहीं है। सेकंड वाली को सोल्व करो तो इसी तरह,
सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिग्नम के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना है -1। हाँ कॉपी में लिखो, ऐसे बोलना नहीं, मैं देखूंगा कॉपी में। एक्चुअली आंसर बोलना और कॉपी में लिखना दो अलग अलग चीजें हैं। आ गया? चलो जिसका 2 हो गया वो थर्ड करे, सवाल और भी लिखे हुए हैं बोर्ड पे। देख गलत सोल्व किए ना इनइक्वलिटी, हट का नहीं हो सकता, फैक्टर हो रहे उसके x-1 x-4 नालायक। तो इसका इसका क्या होता है, फैक्टर नहीं दिख रही क्या तुझे? ये देख, ये भी गलत सोल्व करी इनइक्वलिटी, ये गलत सोल्व कर रखी है। मैं कह रहा हूं ना, मतलब प्रॉब्लम यही है। ये देखो, ये गलत सोल्व करी है, कह रही ये क्या लिखा है, ये x<4 कैसे लिखा है ये, और ये ऊपर x<4 लिख दिया, कैसे लिख दिया ये x<4 x<1 कैसे लिख दिया, काट। ये वो जो स्टेप लिखी है वो गलत है। 1 से छोटा 4 से छोटा कैसे हो जाएगा, दोनों छोटे छोटे तो फिर बड़ा नहीं हो जाएगा वो पॉजिटिव। अब देखो ये तो छोटी सी इनइक्वलिटी है, तो 4-5 जनों की गलत कर दिया। अभी वो वाली लिख देना जिसमें 5-7 फैक्टर ऊपर 5-7 फैक्टर नीचे और ग्रेटर देन इक्वल लगा दे और ऊपर पावर कुछ बढ़ा दे घटा देना, तो अभी आधी क्लास की गलत हो जाए। आधी क्लास की क्या हो जाए गलत। हालांकि ये क्या चीज है, आसान। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो x-1 x-4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नंबर लाइन बना के देखते हैं, तो कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 4। नंबर लाइन बना के देखते हैं कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 4। तीसरे की बात करें, x बिलोंग्स टू 5। अरे भाई सिग्नम -2 तो आएगा ही नहीं, कुछ भी डाले हो तो 1 आता है या -1 आता है या 0 आता है, तो वो तो आ ही नहीं सकता। इस पे आते हैं सिग्नम x इक्वल्स टू x² माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, केस बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब इसके बारे में पता ही नहीं है। ये कह रहा है ये तो वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट लिखा होता तो ये बन जाता, ये तो वेरिएबल लिखा हुआ है, तो क्या बनाने पड़ेंगे, केस। और केस बनाने का मतलब है केस के अंदर इंटरसेक्शन और केसों का यूनियन, केस के अंदर इंटरसेक्शन और केसों का यूनियन। तो फिर तो अब तो बस पूरी कहानी बना देंगे। 3 केस बनाएंगे, सिग्नम को डिफाइन करेंगे। अब सिग्नम को डिफाइन करना है तो कितना है, सिग्नम x इक्वल्स टू x² माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। केस फर्स्ट, x को क्या ले लो, पॉजिटिव। केस सेकेंड, x को क्या ले लो, 0। केस थर्ड, x को क्या ले लो, नेगेटिव। इसको बना दिए इक्वेशन नंबर 2। इस केस में इक्वेशन 1, अगर x पॉजिटिव तो सिग्नम को कितना लिखेंगे, 1। ये x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। 2 और 3 का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन।
ये आएगा ना, और 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 + √5/2। ये इस केस में आंसर आया। फिर इसको सोल्व करेंगे, इसको नंबर दिया 4, 4 में इस इक्वेशन को सोल्व किया तो सिग्नम कितना हुआ 0, x² - x, x -1 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 0 और 1, और 4 और 5 का क्या लिया इंटरसेक्शन, तो x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर कितना आ गया 0। और तीसरे केस को और सोल्व कर लेंगे, इसको दे दिया 6, इसमें इसको सोल्व किया तो -1 = x² - x, x² - x + 1 = 0, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इमेजनरी आ गया, काम खत्म। फाइनल आंसर केस फर्स्ट यूनियन केस सेकंड यूनियन केस थर्ड, तो 2 ही आंसर आ जाएंगे, कौन कौन से 0 और 1 + √5/2, 2 आंसर आ जाएंगे 0 और 1 + √5/2। लिख लिया, पहला केस हटा दो बोर्ड पे से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट सिग्नम x = 10x, x belongs to -π/2 से π/2। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिग्नम x = 10x, x -π/2 से π/2। एक आसान सवाल और एक थोड़ा सा अच्छा सवाल। सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट x = mod of 1 - x। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वही ग्राफ बनाने हैं, क्या करने ग्राफ बनाने हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिग्नम x = 10x, x -π/2 से π/2, सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट x = mod of 1 - x। पहले वाला एकदम आसान है, सिग्नम x का ग्राफ तुम्हें आता है, 10x का ग्राफ तुम्हें आता है, बताओ कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये तो जल्दी से बताओ। 10x का ग्राफ भी नहीं बना पा रहे क्या? 2 ग्राफ बना रहे, सिग्नम x का तो अभी मैंने बनाया ही है, अब क्या बनाना बचा तुम्हारे लिए 10x का। 3 सॉल्यूशन आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे। सिग्नम x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 0 से बड़े के लिए 1, 0 के लिए 0, और ये -1। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = सिग्नम x का। एक किसका बनाना है 10x का, कहां से कहां तक बनाना है, -π/2 से π/2। तो अगर -π/2 से π/2 में 10x का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ही तो बनने वाला है, उसमें कौन सा कुछ नया बनने वाला है। तो ये 10x का ग्राफ बनाया है जो रेड कलर से नजर आ रहा है,
तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ कितनी जगह पे मिल रहे हैं? जी हाँ, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 3। अगला एक और सवाल लिखा हुआ है, सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल्स टू, ग्राफ की बात करो पहले, सॉल्यूशन तो दूर। अब देखो, मोड का ग्राफ तो बना सकते हैं हम, बनते सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ग्राफ पे। हमारे किसके ग्राफ पे? सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। हमें ये देखना है सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल्स टू मोड 1 माइनस एक्स। तो सिग्नम के ग्राफ पे मैं आता हूं, सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए ध्यान दें, y इक्वल्स टू सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब बहुत सीधी सी बात है, मैं ये जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नेगेटिव तो होता नहीं है, वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 1 रहता है, 0 पे क्लोज है। अब 0 जब होगा तो सिग्नम उसको 0 रखेगा, और जब 0 नहीं होगा तो सिग्नम हमेशा 1 रखेगा। भाई फ्रैक्शनल पार्ट जब 0 होगा तो सिग्नम उसको 0 ही रखेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट जब 0 नहीं होगा तो सिग्नम उसको 1 रखेगा, क्योंकि 0 नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को सिग्नम कितना रखेगा? 1। अब ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? जब x इंटीजर होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? जब x इंटीजर होता है। इसका मतलब इसके ग्राफ पे एक लाइन बनेगी y बराबर 1, लेकिन इंटीजर पॉइंट पे वो नीचे आएगा। इंटीजर पॉइंट पे वो क्या आएगा? नीचे आएगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। बात समझ में आई? भाई अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह स्टेप लिखेंगे। अगर बेटा x इंटीजर है तो ये सिग्नम के अंदर क्या बन जाएगा? 0। और अगर x इंटीजर नहीं है तो सिग्नम के अंदर कुछ पॉजिटिव है। और अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल 0 होता है, तो सिग्नम 0 होगा। सिग्नम 0 कितना होता है? 0। और अगर x इंटीजर नहीं है तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सिग्नम उसको कितना करेगा? 1। सिग्नम उसको कितना करेगा? 1। ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल्स टू सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट x। एक ग्राफ और मुझे बनाना है, किसका? मॉड 1 माइनस एक्स। अब ये जो मॉड 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब वैसे तो ये कितनी जगह मिल सकते थे? 3। वैसे तो ये कितनी जगह मिल सकते थे? 3। लेकिन 2 मिलने की जगह पे तो क्या है? गोला। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ कितना आने वाला है? 1। ये सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे भी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ कितना सॉल्यूशन आएगा? 1। 2 जगह पे तो वो ओपन बन रहा है, तो वहां तो सॉल्यूशन देगा ही नहीं ना, क्योंकि वहां तो उसकी डेफिनेशन कहाँ है? नीचे। क्यों भाई? नेगेटिव तो x है, फ्रैक्शनल ने पहले उसको पॉजिटिव किया, फिर सिग्नम ने उसको 1 किया। दो दो भगवान है ना, ऐसे कैसे? 2 भगवान है। पहले जो नेगेटिव गया उसको फ्रैक्शनल पार्ट भगवान ने क्या किया? पॉजिटिव। फिर सिग्नम ने उनको कितना किया? 1। इसलिए नेगेटिव में भी बनाया ना। ब्लू पेन से लिखा है, वो ये लिखा है कि अगर x इंटीजर है तो इस फ्रैक्शनल की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, और ये लिखा है सिग्नम 0। और अगर x इंटीजर नहीं है तो इस फ्रैक्शनल की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, तो ये सिग्नम पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो सिग्नम पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 1। लिख लिया सबने? चलो, तो ये पढ़ा था हमने कौन सा?
सिग्नम फंक्शन। इसके बाद एक छोटा सा फंक्शन और पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे एक फंक्शन और आ जाता है हमारे पास, डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन जो भी बोले, डिरिचलेट फंक्शन। इसमें लिखें फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन which has different definition for rational and irrational number, function which has different definition for rational and irrational number, function which has different definition for rational and irrational number, function which has different definition for rational and irrational number is called Dirichlet function. Function which has different definition for rational and irrational number is called Dirichlet function. कोई भी फंक्शन जो रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए क्या रखता है अलग अलग डेफिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं? डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। अब बहुत सारे होते हैं डिरिचलेट, मैं एक स्टैंडर्ड डिरिचलेट फंक्शन लिखता हूं। तो स्टैंडर्ड डिरिचलेट फंक्शन मैंने लिख दिया कि एफ एक्स कितना होगा, 1 ले लो अगर तो क्या है? रैशनल, और 0 ले लो अगर तो एक्स क्या है? इरेशनल। कोई भी फंक्शन जो रैशनल और इरेशनल के लिए क्या रखता है अलग अलग डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड डिरिचलेट फंक्शन। कि अगर x की वैल्यू रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी रखेंगे? 1, और अगर x की वैल्यू इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? 0। तो कोई भी फंक्शन जो रैशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग डेफिनेशन रखता है उसे हम क्या कहते हैं? डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। फंक्शन विच हैज डिफरेंट डेफिनेशन फॉर रैशनल एंड irrational number is called Dirichlet function. SDF standard Dirichlet function. कौन से सी का? अच्छा, ये irrational number के लिए होता है कंप्लीमेंट सेट ऑफ Q, Q डैश भी अपन लिख सकते हैं, रैशनल एंड irrational। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मुझसे पूछा जाए कि f of 4 1, f of 2.2 1, f of माइनस के 2.2 1, f of पाई 0, ये इसका मतलब है। f of माइनस e, रैशनल नंबर कुछ भी डालें 1, इरेशनल नंबर कुछ भी डालें 0। डिरिचलेट फंक्शन ये है। ठीक है, बस यही था अपने पास। चलो अब होमवर्क में लिख लो क्या करके आओगे। चलो होमवर्क में लिखो, शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, एक सवाल बच रहा है C4। ठीक, पार्ट सेकंड में आ जाओ, एक्सरसाइज 1 ही चल रही है, पार्ट सेकंड में आ जाओ, C1 to C4, C5 ही ले लो, तो डिरिचलेट फंक्शन भी मैंने बता दिया। C1 to C5, पार्ट थर्ड C1 to C5, और
एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिए हैं, तो इसमें भी कुछ सवाल ले लेते हैं। 5 to 9 ये होमवर्क में करके आना है। ये तो छोटे वाले सवाल है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट C4, पार्ट सेकेंड C1 to C5, पार्ट थर्ड C1 to C5 और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 ये होमवर्क में करना है। जैसे सिग्नम का SGL सिंबल है, वैसे डिरिचलेट का कोई सिंबल नहीं है। एनसीईआरटी भी दे दीजिए सर। एनसीईआरटी में देने लायक अभी अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 1.1 के बाद फंक्शन है, फंक्शन में सबसे पहले डोमेन है, वो अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, इसलिए एनसीईआरटी का कोई होमवर्क नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो होमवर्क लिख लिया, मीटिंग क्लोज करता हूं, कल मिलते हैं अब।